आज के क्लास 11 के बेसिक कंसेप्ट का जो ऑर्गेनिक का हमारा लेक्चर चल रहा है, जिसमें हम लोग मैकेनिज्म समाप्त कर चुके हैं। आई होप कि तुम लोग को जो क्वेश्चन बनाए होंगे जो भी टॉपिक से, जो कि राइफल ऐप पर भी उपलब्ध है, जिसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें क्वेश्चन का तुम प्रैक्टिस कर सकते हो रिएक्शन मैकेनिज्म के। और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें टॉपिक में भी तुमको दिक्कत हो रहा है, कोई भी कंसेप्ट को नहीं ठीक से समझ पा रहे हो या कोई प्रॉब्लम में तुमको डाउट हो रहा है, तो उसके लिए तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। उसमें हमारा फ़ोन नंबर, ईमेल ये सब दिया हुआ है। राइफल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उस पर तुम आकर के कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो रहा हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ, किसी में भी तुम हमसे मदद ले सकते हो पर्सनली भी, और लाइव क्लासेस भी वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। तो तुम जो भी अपना प्रिपरेशन है उसमें क्वेश्चन रहे तुमको, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सबके जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी ऐप पर मिल जाएंगे, और इस प्रकार से तुम अपना कंप्लीट स्टडी उस पर कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो देखेंगे प्यूरिफिकेशन या कहें या सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इम्प्योर होंगे उसको कैसे हम जो है क्या कर सकते हैं, उसको इम्प्योरिटी से दूर कर सकते हैं, या दो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर होगा उसे हम लोग किस प्रकार सेपरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग आज है इसमें पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस प्रकार प्यूरिफाई करते हैं हम लोग। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्यूरिफाई करने के तो बहुत से टेक्निक हैं, जिसमें कि जो तुम्हारा है, जो पहले से 9th क्लास में भी कुछ पढ़ा होगा तुम। तो जैसे कि तुमको प्यूरिफिकेशन के पहला जैसे सब्लिमेशन, तो सब्लिमेशन ये सब नाम पहले से ही जान रहा होगा। तो सब्लिमेशन का तुमको मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डायरेक्ट तुमको क्या हो जाए, वेपर फेज में चला जाए, बिना लिक्विड फेज में गए, सॉलिड से वेपर फेज में चला जाए, बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए, दैट इज कॉल्ड सबलाइम हो गया। तो सबलाइम जो सब्सटेंस के सबलाइम करता है, इम्प्योरिटी सब्लिमेट नहीं करता हो, तो क्या करेंगे, उसको कुछ हीट कर देंगे सब्सटेंस को, जिससे क्या होगा, एक जो सब्सटेंस जो सॉलिड है, सॉलिड से डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में। उसके वेपर को हम लोग कलेक्ट कर लेंगे तो वह प्योर कंपाउंड होगा और इम्प्योरिटी नीचे बढ़ जाएगा। तो the substance which directs convert solid to gas without passing through liquid phase, without passing through liquid phase is called is purified by sublimation। सबलिमेशन के द्वारा उसको प्यूरिफाई कर सकते हैं। जैसे कि तुम्हारा कैम्फोर है, कपूर है, जैसे फॉर एग्जांपल कैम्फोर, कपूर जिसको हम लोग सामान्यतः बोलते हैं। एग्जांपल, जो सॉलिड सब्सटेंस जो कि सॉलिड को ही लिए जाहिर प्यूरिफाई करने में आएगा। तो जैसे कि इसको अगर एक हम लोग फिगर के रूप में देखें, जो क्लास 9 के बुक में देखा भी होगा, तो इस तरह का एक क्या ले लेंगे, एक फनेल यहाँ पर ले लेंगे, एक यहाँ पर फनेल ले लीजिए, जिसमें क्या हो जाएगा, तुमको यहाँ पर क्या कर लीजिए, यहाँ पर एक रुई वगैरह से इसको कॉटन से इसको ढक दीजिए यहाँ पर। और यहाँ पर जब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड चाइना डिस्क इसको कहते हैं हम लोग, इस चाइना डिस्क में क्या करेंगे, इसमें रख दीजिए इम्प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस मतलब इम्प्योरिटी, ऑर्गेनिक सॉलिड कंपाउंड प्लस इम्प्योरिटी भी इसको होगा। तो इम्प्योरिटी इसमें रहेगा तुमको। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके जो वेपर होंगे तुमको, जो कि सबलाइन जो सब्सटेंस होंगे यहाँ पर, तो इसमें क्या हो जाएगा, इस जगह पर यहाँ पर वेपर जम जाएंगे यहाँ पर, और वेपर जो है कंडेंस होकर के यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके सरफेस पर जमा हो जाएगा। ये तुमको प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि सबलाइन कंपोनेंट ये आ जाएगा तुमको। और इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये तुमको इम्प्योरिटी से सेपरेट हो जाएगा। ये जबकि तुमको जब यहाँ हीट कर देंगे तो ये तुमको धीरे धीरे यहाँ पर सब जमा हो जाएगा, इसको और थोड़ा बड़ा रखेगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये सब्लिमेशन के द्वारा सेपरेट हो जाएगा। ये फर्स्ट टेक्निक हो गया। दूसरा तुमको हम लोग टेक्निक कह सकते हैं, दैट इज सब्लिमेशन के बाद दूसरा टेक्निक है क्रिस्टलाइजेशन। सेकेंड नंबर हो गया तुम्हें क्रिस्टलाइजेशन।
क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन जो तुमको है इसमें क्या बनाते हैं हम लोग, इट बेस्ड ऑन द इट सेपरेट्स द सॉलिड, इट सेपरेट मतलब ये जो टेक्निक है यूज्ड, इट इज यूज्ड टू सेपरेट solid organic compound on the basis of solubility of different component कह सकते हैं आप, different component in a suitable सॉल्वेंट। इस पर आधारित है कि जिसमें कि सॉल्वेंट का, अगर तुमको एक सॉल्वेंट यूज करेंगे जिसमें कि क्या होगा कि तुमको उसका जो सॉल्यूशन जो कंपोनेंट है, अलग अलग कंपोनेंट जो होंगे जो कि उसमें मिक्सचर में हैं, जिसको सेपरेट करना हो या प्यूरिफाई करना है। सेपरेट वर्ड का मतलब है दो ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा मात्रा में, दैट इज सेपरेशन कहलाएगा। और इम्प्यूरिटी का मतलब थोड़ा सा मात्रा में कोई हो, दैट इज इम्प्यूरिटी कहेंगे। लेकिन सेपरेशन तो दोनों ही स्थिति में करना है, हमें दोनों को अलग अलग करना है। तो यहां पर क्या होगा, अगर इसको क्या करेंगे, दो कंपाउंड का मिक्सचर है तो इसको क्या करेंगे, यहां पर इसको हीट करेंगे हम लोग। इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको हीट करेंगे। यहां भी जैसे है कि इसको भी हीट करना था, ये जो कि तुम्हारा था चाइना डिस्क है, तो इसको भी क्या किया जाएगा, यहां से हीट दिया जाएगा, हीट यहाँ पर भी दिया जाएगा, तभी तुमको ज़ाहिर है कि हीट दोगे तभी सब तरफ से क्या होगा, हीट आएगा, और जिससे कि क्या होगा, ये गर्म होगा तुमको ये, और यही इसी के बाद ये सब्सटेंस क्या होंगे, तुमको ये ऊपर जाएंगे, ये हीट तुमको इसको पास ऑन करना पड़ेगा, हीट। तो यहाँ भी तुमको जैसे है, यहाँ पर एक जो कंपोनेंट आप दे दिए यहाँ पर, तो कंपोनेंट यहाँ पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पर हम लोग डाल देंगे, तो यहाँ पर फिर इसको जैसे कि क्या करेंगे, इसमें जो सॉल्वेंट हो गया, इसमें सॉल्वेंट विद ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉल्वेंट विथ सॉलिड A प्लस बी, दोनों जो कि सॉलिड होगा इसमें रहेगा अगर। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको हीट करते हैं। तो इसका जैसे हीट जब करेंगे तो ये सॉलिड क्या हो जाएगा, तुमको मेल्ट होगा। तो सॉलिड मेल्ट्स, सॉलिड जब मेल्ट करेगा तो इसमें डिजॉल्व हो जाएगा। सॉलिड इसमें क्या हो जाएगा, सॉलिड व्हेन हीटेड सॉलिड डिजॉल्व एट डिफरेंट टेम्परेचर, व्हेन हीटेड सॉलिड dissolves at different temperature, ये भी डिजॉल्व होगा। अब ऑन कूलिंग द क्रिस्टल ऑफ less soluble component separates out from the solution, solution से बाहर निकल जाएगा, solution which is filtered out। और अगर तुमको इसमें जैसे सॉल्युबिलिटी में काफ़ी फर्क है, तो एक दो बार में ही आपका जो है, जैसे क्या किए, जिससे कि इतना टेम्परेचर लोअर ना होने दें, इसको थर्मामीटर लगा कर रखेंगे, जिससे कि थर्मामीटर टेम्परेचर इसको देखते रहें। तो जैसे सॉल्युबल हुआ, सॉल्युबल के बाद जब ये ठंडा होने लगेगा, जब कूल होगा, तो जो कम जो सॉल्युबल कंपोनेंट हैं वो पहले क्या हो जाएंगे, उसके क्रिस्टल बनने लगेंगे। लेस सॉल्युबल कंपोनेंट या क्रिस्टल पहले बनेंगे, तो उसको क्या करेंगे, कुछ देर तक ठंडा होने देंगे, और जैसे कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लोअर नहीं होने दें, जिससे कि दूसरा कंपोनेंट क्रिस्टलाइज हो सके, उसके पहले ही उसको फिर से क्या करेंगे, फिल्टर करके फिर से हीट कर देंगे। और इस प्रकार से बार बार इस प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, एक दो बार तीन बार, जैसा भी। अगर तुमको ज़्यादा डिफरेंस है सॉल्युबिलिटी में, तो एक दो बार में आपका सेपरेट आउट हो जाएगा, फिर दोबारा उसके बाद नहीं आपको क्रिस्टल मिलेंगे। लेकिन अगर कम डिफरेंस है तो ये 3-4 बार इस प्रोसेस को, क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस को रिपीट करना पड़ सकता है। तो ये तुम्हारा हो गया क्रिस्टलाइजेशन हो गया। तीसरा प्रोसेस है डिस्टिलेशन। तीसरा प्रोसेस जो हम लोग कह सकते हैं दैट इज डिस्टिलेशन है। ये डिस्टिलेशन, तो डिस्टिलेशन में तुमको क्या है, डिस्टिलेशन तुमको जो प्रोसेस होता है, इट इज बेस्ड
to separate the organic liquid in the difference of their boiling point. बॉइलिंग पॉइंट में जो कि अलग अलग कंपोनेंट होंगे, उसके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस के आधार पर डिफरेंट कंपोनेंट को, जो लिक्विड के कंपोनेंट होंगे, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो बॉयल कोई चीज कब करता है? बॉयल करता है लिक्विड बॉयल एट ए टेम्परेचर वेयर इट्स वेपर प्रेशर, इसका जो वेपर प्रेशर होगा लिक्विड का, जो कि तुमने पढ़ा होगा, जो कि लिक्विड से जो तुम्हारा था गैस केमिस्ट्री का जो टॉपिक था तुम्हारा स्टेट ऑफ मैटर, उसमें चैप्टर में देखा होगा। लिक्विड स्टेट में तुम देख सकते हो राइफल ऐप पर भी इसका डिटेल्स में। तो जहाँ पर इट्स वेपर प्रेशर, एक वेपर प्रेशर का मीनिंग है तुमको क्या होता है, इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जहां पर इसका जो है वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है, उस टेम्परेचर पर ये बॉयल करता है। तो बॉयल करना हो तो क्या करेगा, इसको जैसे कि सिंपल डिस्टिलेशन एक कहते हैं हम लोग, तो इसको कैसे से कैरी आउट करें? एक राउंड बॉटम फ्लास्क लीजिए, राउंड बॉटम का एक फ्लास्क ले लीजिए इसको, और यहां पर क्या करेंगे, राउंड बॉटम फ्लास्क में यहां पर क्या करना है, राउंड बॉटम फ्लास्क में इसको जो है हीट करना है। यहां पर इसमें लिक्विड को डाल दीजिए, A+B, जो भी लिक्विड है आपका, लिक्विड A+B, दो लिक्विड का मतलब मिक्सचर जो भी होगा आपका यहां डालिए, और इसको इधर हीट करना है। यहां से हीट कीजिए, यहां पर से हीट आ रहा है। तो हीट आने के बाद क्या होगा, ये जो तुमको जो कंपोनेंट हैं जब हीट करेंगे तो जाहिर है कि जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वो पहले बॉयल कर जाएगा। ये जो जिस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले इवेपोरेट करेंगे, और इसको यहां से क्या कर दीजिए, इस कंपोनेंट को यहां से, इसको जो है, इसको यहां पर से, इसको जैसे कि यहां पर कंपोनेंट पर यहां से एक, यहां से ले जाकर रिसीवर में यहां पर जमा कर लीजिए इसको। तो यहां पर एक कंपोनेंट ए यहां आ जाएगा, जिसका कि ये मोर वोलेटाइल कंपोनेंट हुआ, मोर वोलेटाइल और लेस बॉइलिंग पॉइंट जिसका होगा वो कंपोनेंट आ जाएगा यहां। तो जिसका जो है तुमको यहां से क्या हो जाएगा, इसको लेकर के यहां से हीट किए, इसमें हीट करने के बाद क्या होगा, ये इस कंपोनेंट को यहां से ले जाकर के ये वेपर बना। जब ये वेपर बनेगा तो ये कंपोनेंट क्या होगा, जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो वेपर यहां से तुमको होते हुए कहां चला जाएगा, यहां पे फिर कूल कर देंगे, यहां पे ठंडा हो जाएगा, कूल यहां पे करेंगे, जिससे कि कंपोनेंट लिक्विड फॉर्म में फिर से यहां पर आ जाएगा। और इस प्रकार से ए और बी सेपरेट हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आती है, ये सिंपल डिस्टिलेशन हुआ, इट इज कॉल्ड सिंपल डिस्टिलेशन। ये जो ए नंबर हुआ, ये तुमको फिगर हो गया, तुमको ए नंबर में सिंपल डिस्टिलेशन का, सिंपल डिस्टिलेशन। तो सिंपल डिस्टिलेशन में क्या होगा तुमको कि इसको इसके बॉइलिंग पॉइंट पर इस ढंग से सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आता है, ये काफी तुमको जैसे कि कंटिन्यूअस अगर हमको करना है, बहुत से लार्ज अमाउंट में इसको सेपरेट आउट, हमेशा जैसे किसी फैक्ट्री में बन रहा हो उसको सेपरेट आउट करना है, तो ये जो मेथड है ये ज्यादा सुटेबल नहीं होगा। इसमें दिक्कत क्या क्या आ सकता है सिंपल डिस्टिलेशन में, कि एक तो होता है कि जैसे तुमको ये जो वेपर बना, जो कि यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ यहां पर क्या होगा, ये इसका प्रेशर राइज कर देते हैं, और या थर्मामीटर वगैरह लगा हुआ रहता है जिससे टेम्परेचर आप नोट कर सकें। जिससे कि दूसरा कंपोनेंट क्या होना चाहिए, एक के बॉइलिंग पॉइंट से एबव रहेंगे और दूसरा के बॉइलिंग पॉइंट से नीचे रहेंगे, का कोशिश करेंगे। इसमें दिक्कत जो जिसकी बात कर रहे थे, इसमें दिक्कत ये आएगा, ये जो कंपोनेंट है जबकि यहां पर से हीट करेंगे तो जो अगर कंपोनेंट ए मोर जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो ये जो है कंपोनेंट जब यहां पर होगा तो उतना तेजी से ये कूल नहीं होगा। तो ये जो तुमको है रिसीवर वगैरह में रही जाकर के यहीं पर तुमको क्या रहेगा, इसका वेपर रहेगा सब जगह, वेपर ऑफ ए यहां पर जमा रहेगा, वेपर ऑफ ए कंपोनेंट, एक कंपोनेंट जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है उसका वेपर यहां पे जमा रहेगा, जिससे क्या होगा, इसका वेपर जब जमा रहेगा तो इसका जब यहां प्रेशर बढ़ जाएगा, और जब प्रेशर बढ़ गया तो इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक प्रकार से बढ़ जाता है। अगला जो कंपोनेंट जो लिक्विड ए का ही होगा वह अब पहले के बॉइलिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा।
और इस प्रकार से ये तुमको क्या हो जाता है, एक डिफिकल्ट होता है और इतना तेजी में कूल भी नहीं हो पाएगा। जितना आसानी से आप इसको वेपर कर दिए उतना आसानी से कूल नहीं होता है, तो इसका वेपर जमा होता है और ये प्रोसेस धीरे धीरे स्लो हो जाता है। तो इसको जो है तुमको जैसे करने के लिए इसको क्या करते हैं, इसको जो है इस कठिनाई को दूर करने के लिए हम लोग एक यूज कर सकते हैं, कुछ और टेक्निक यूज करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो उस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, जो कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का काफ़ी जो है सबसे बेहतर एग्जांपल है तुमको हम लोग का जो अभी यूज आता है, जो क्रूड पेट्रोलियम का हम लोग जो कि रिफाइनरीज जो हम लोग का है, जहाँ पर कि प्यूरिफिकेशन करते हैं डिफरेंट कंपोनेंट, जैसे है डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन ऑयल है, एलपीजी गैस है, इन सबों को जो कि हम लोग ये सब जो प्रोडक्ट होते हैं ये सब किससे प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे जो क्रूड पेट्रोलियम है उसी के कंपोनेंट हैं। और रिफाइनरीज में इसको क्या किया जाता है, पहले तो उसको जो है क्रैकिंग के द्वारा, जो क्रूड पेट्रोलियम है उसको क्रैकिंग के द्वारा क्या करते हैं, इस सब कंपोनेंट में बनाते हैं पहले, और इसको सेपरेट करने के लिए हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से होगा ये कि सब कंपोनेंट अपना अलग अलग जगह पे जमा हो जाएगा, और जो कंपोनेंट जैसे गैस है वो नहीं, अगर वो कंडेंस होकर नहीं बन पाया उस टेम्परेचर रेंज में, तो वो सबसे ऊपर जो टावर के सबसे पेट्रोलियम जो फ्रैक्शनेटिंग टावर होगा उसके ऊपर से कलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें जो है तुमको ए पार्ट में सिंपल डिस्टिलेशन था, डिस्टिलेशन का जैसे बी पार्ट है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होगा कि इसमें तुमको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इसमें लगा देंगे। ये जो तुमको फ्लास्क है उसके ऊपर में एक लगा देंगे, एक फ्रैक्शनेटिंग, यहाँ पर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा देंगे यहाँ पर, और तब जो है यहाँ से सेपरेट होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो कंपोनेंट है ये तुमको यहाँ पर फिर कलेक्ट कर लेंगे यहाँ। तो इसमें जो है तुमको, इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये जो कलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जैसे कंपोनेंट ए बी रहेगा, ये तुमको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है यहाँ, जिसमें अलग अलग लेयर होगा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ये डिफरेंट टाइप के आते हैं। ये तुमको यहाँ से हीट करेंगे, जैसे कर रहे थे हम लोग, हीट करेंगे, कंपोनेंट यहाँ पर रहेगा ए बी। तो ये जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट यहाँ पर क्या होता है, जब ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जब से राइज करेगा ऊपर, तो राइज जब करता है तो इसमें तुमको मोर वोलेटाइल कंपोनेंट रहेगा, तुमको मोर वोलेटाइल और लेस वोलेटाइल दोनों कंपोनेंट मान लेते हैं यहाँ पर राइज किए, जैसे टेम्परेचर आपका रहे तो ये तुमको मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, चूंकि एक चीज तो बताया था कि जब बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या जाता है, जब वेपर प्रेशर बढ़ने के बाद इसमें सेपरेशन करना मुश्किल होता है, टेम्परेचर को मेंटेन कर पाना और उसको कितना में सेपरेट करेगा, किस फास्ट रेट से चलेगा। तो इसमें क्या होता है कि अगर ये राइज भी कर गए, लोअर बॉइलिंग पॉइंट से जो इसका है उससे ऊपर भी गए, तो जब यहां पर मिक्सचर जब आता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में पहुंचेगा, तो ये क्या करता है कि जब जिस एक टेम्परेचर रेंज ऊपर जाने पर टेम्परेचर धीरे धीरे क्या बनने लगेगा, इसका धीरे धीरे लो होगा, टेम्परेचर नीचे ज्यादा रहेगा, ऊपर लो होगा। तो जिस कंपोनेंट का तुमको यहां पर आ गया, जैसे ए प्लस बी का वेपर ऑफ ए प्लस बी दोनों राइज किया, लेस वोलेटाइल कंपोनेंट भी राइज किए, इसमें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में क्या होगा, डिफरेंट ऊपर जाने पर थोड़ा सा क्या होगा, टेम्परेचर लोअर होगा। टेम्परेचर जब लोअर होगा तो कंपोनेंट ए लिक्विड कंपोनेंट ए लेस वोलेटाइल जो कंपोनेंट है, लेस वोलेटाइल कंपोनेंट कुछ ठंडा होगा तो वो लिक्विड बन जाएगा। लेस वोलेटाइल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, पहले लिक्विड बन जाएगा। ये जब यहाँ ऊपर जबकि टेम्परेचर डाउन होगा, यहाँ पर टेम्परेचर जैसे ज्यादा है तो ये तो ऊपर उठ गए, लेकिन लेस वोलेटाइल कंपोनेंट become liquid and passes heat to more volatile component। तो ये तुमको क्या हुआ, देखो यहां पर जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में क्या फायदा होता है कि जब ऊपर राइज किया, ये ज्यादा ऊपर टाप गया, तो धीरे धीरे टेम्परेचर जब डाउन होगा तो ये जो कि यहां से जो कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा भी था, वो कंपोनेंट जब यहां से वेपोराइज होके गए, तो वह जब ठंडा होगा, तो जब कूल होगा तो ऑफ कोर्स वो लिक्विड बनेगा, और लिक्विड जब बनेगा तो हीट लिबरेट करेगा वो,
गैस से जब लिक्विड बनता है तो वह हीट को क्या करेगा, लिबरेट करेगा। तो इस हीट को लेकर के मोर वोलेटाइल कंपोनेंट और ऊपर जाएगा, जिससे कि क्या होगा, तुमको जो लेस वोलेटाइल कंपोनेंट है वो तुमको लिक्विड बन के नीचे गिर जाएगा और मोर वोलेटाइल कंपोनेंट को और हीट मिल जाएगा, जिससे कि वो ऊपर चला जाएगा तुमको। और इस प्रकार से जैसे बहुत से लेयर बना करके आप क्या कर सकते हैं, और अलग अलग लेयर बना करके उसमें जैसे कि अलग अलग टेप बना करके क्या करता है, जैसे डीजल पेट्रोल जैसे फ्रैक्चुएटिंग कॉलम रहेगा, तो यहाँ पर अलग अलग कंपोनेंट जैसे रहेगा, बहुत बड़ा टावर रहेगा यहाँ पर, तो जिसमें कि यहाँ पर इधर से हीट कंपोनेंट गया, तो ये सब अलग अलग टेम्परेचर से अलग अलग टेम्परेचर पर कोई यहाँ पर डीजल निकल गया, यहाँ से पेट्रोल निकल जाएगा तुमको जो पहले रहेगा, फिर यहाँ से निकल जाएगा, और जो कंपोनेंट नहीं निकल पाए तो वो आपको गैस के रूप में निकल जाएगा इधर से, एलपीजी गैस से। तो अलग अलग कंपोनेंट क्या हो जाएंगे आपके, सेपरेट आउट हो जाएंगे। जैसे जैसे फ्रैक्चुएटिंग कॉलम में राइज अप करेगा, ये टेम्परेचर रेंज अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पर क्या होगा, जो सब सारे कंपोनेंट होंगे, मतलब तो नीचे सबसे, तो जो सबसे जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, जो मोर लेस वोलेटाइल कंपोनेंट है, वो यहाँ पे ठंडा होने लगेगा, यहाँ कूल होगा तो ये क्या करेगा, बाकी कंपोनेंट को हीट दे देगा और अपना जो यहाँ पर लिक्विड होकर इस जगह पे यहाँ से निकल जाएगा। फिर उससे जो सेकंड होगा वहां पर निकल जाएगा। इस प्रकार से अलग अलग जगह पे सब सेपरेट हो जाता है, और इस तरह से सबको हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इसमें यही टेक्निक होगा, जैसे कूल होता है तो ये हीट दे देता है, जिससे कि ऊपर कंपोनेंट और राइज करते हैं वो, और इस प्रकार से क्या होता चला जाएगा, सारे कंपोनेंट अलग अलग जगह पर सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो ये होगा तुमको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो एक फ्रैक्चुएटिंग कॉलम लगा करके ऊपर जब ऊपर ठंडा होगा, और जिससे के आधार पर क्या कर लेगा इसको, तो अलग अलग प्रकार के फ्रैक्चुएटिंग कॉलम आते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं। सी नंबर आए तो एक दूसरा क्या समस्या आ सकता है कि तुमको किसी कंपाउंड, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट ही काफी हाई है, या बॉइलिंग पॉइंट के पहले वो डिकम्पोज करके अलग कंपाउंड ही बना लेता है। ऐसा भी हो सकता है कि बॉइलिंग पॉइंट से पहले कोई कंपाउंड टूट के दूसरा कंपाउंड है, तो उसको कैसे हम लोग इस मेथड से सेपरेट कर पाएंगे। तब जब कोई लिक्विड है जो कि या तो उसका जो है तुमको क्या हो गया, या तो बॉइलिंग पॉइंट ही बहुत हाई हो, और या तो तुमको जो बॉइलिंग पॉइंट के पहले डिकम्पोज कर जाए, तो उसके लिए है तुमको डिस्टिलेशन, उसकी टेक्निक है डिस्टिलेशन अंडर रेड्यूस्ड प्रेशर, डिस्टिलेशन अंडर रेड्यूस्ड प्रेशर। तो इसको जो है डिस्टिलेशन प्रोसेस जो हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे रेड्यूस्ड प्रेशर के अंतर्गत करेंगे। तो इसको जो डिस्टिलेशन हम लोग करेंगे तो उसमें प्रेशर को डाउन कर देंगे। तो द लिक्विड विच हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट YBP boiling point और decompose before its boiling point, its BP decompose before its boiling point is separated by distillation under reduced pressure, distillation under reduced pressure। reduced pressure के अंदर जो है तुमको डिस्टिलेशन करके इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, जब प्रेशर को हम लोग डाउन कर देंगे, प्रेशर को हम लोग क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। प्रेशर कम करने से क्या होगा, जिससे कि इसका जब अगर प्रेशर डाउन हो जाए तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट जब कम हो जाएगा तो हम लोग उसको क्या कर पाएंगे, उसको लेस टेम्परेचर पर ही बॉइल करके उसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्टिलेशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और डिस्टिलेशन जैसे करते हैं उसी को करेंगे। तो उसमें इसके लिए क्या करेंगे, प्रेशर डाउन करने के लिए हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, वैक्यूम पंप या वाटर पंप का यूज करते हैं। प्रेशर is reduced by using vacuum pump को यूज करके इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, प्रेशर को रिड्यूस कर सकते हैं। ये तीसरा हो गया। चौथा टेक्निक है तुमको डी कर सकते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन में क्या होगा, यहां जो कि कैरी फॉरवर्ड करते हैं इसमें एक स्टीम मिक्स करेंगे। ये जो तुमको है, ये जो बॉटम फ्लास्क है जो जहां हम लोग कैरी फॉरवर्ड करा रहे हैं, तो ये तुमको क्या हो जाएगा, यहां पर
इस जगह पर तुमको जाएगा, तो यहाँ से जो जाएगा तो यहाँ पर क्या करना है, स्टीम यहाँ पर एक दूसरा सेपरेट में, यहाँ पर वाटर को बॉयल कीजिए, यहाँ पर एक दूसरा बर्तन होगा जिसमें कि वाटर को बॉयल करके यहाँ पर क्या कर दिए, इसमें प्रवेश करा दीजिए। इस जगह से ये स्टीम आ रहा है, यहाँ से, यहाँ स्टीम है, यहाँ पर वाटर बनेगा, यहाँ पर वाटर है, तुमको यहाँ पर हीट कर रहे हैं, ये वाटर है, ये स्टीम बन गया, और यहाँ पर है तुमको ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेगा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेगा यहाँ पर। तो अब क्या करना है, जिसका कि इसमें ये भी तुमको जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है उसके लिए है तुमको हाई बॉइलिंग पॉइंट के लिए, ये भी स्टीम डिस्टिलेशन में सुटेबल होता है। हाई बॉइलिंग पॉइंट जैसे एनिलीन के लिए, जैसे तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, एनिलीन के लिए जिसका बॉइलिंग पॉइंट कंपेरेटिवली हाई होता है, तो उसको क्या करते हैं, जब स्टीम जैसे यहाँ पर वेपर प्रेशर, अब यहाँ पर जैसे दोनों है, स्टीम आ गया, तो यह भी तुमको क्या करेगा, वेपर प्रेशर जैसे क्या करेगा, इसका भी एक प्रेशर है और इसका भी प्रेशर होगा, वेपर दोनों ऐड होकर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो वैल्यू है, जहां पे बॉयल कब करें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू जब हो जाए वेपर प्रेशर ऑफ स्टीम प्लस वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, ये दोनों इसके इक्वल हो जाएगा, जबकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, तो ये बॉयल कर जाएगा। तो इसमें इसका तो कहा जाएगा कि इसका स्टीम, तो अगर स्टीम का वेपर प्रेशर 373 केल्विन, मतलब 373 पे ये बॉयल कर जाता है इतना, तो ये जो उसी टेम्परेचर पर ये बिलो 373 पॉइंट डिग्री केल्विन पे, ये 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही क्या कर जाएगा, ये बॉयल बिफोर 100 डिग्री सेल्सियस, ये 100 डिग्री से पहले ही बॉयल कर जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा, स्टीम डिस्टिलेशन का। लेकिन इसमें दिक्कत ये आएगा कि जब हम लोग यहाँ पर सेपरेट करेंगे, ये कब सुटेबल होगा, ये सुटेबल तब होगा जब यहाँ पर जब सेपरेट करेंगे तो ये जो दोनों कंपोनेंट होते हैं मिक्सिबल नहीं होते। स्टीम जो है और ऑर्गेनिक कंपाउंड, अक्सर तुमको बहुत से कम चीजें हैं वो मिक्स नहीं करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इसमें वाटर का और इसका जैसे ये वाटर यहाँ पर जो कलेक्ट करेंगे, तो ये दोनों के अलग अलग लेयर होने चाहिए। एक लेयर में तुमको हो जाएगा स्टीम, वाटर, और वाटर का लेयर अलग होना चाहिए, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का लेयर यहाँ पे क्या होना चाहिए, तुमको वाटर का अलग, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का अलग लेयर हो जाना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि इनमिक्सिबल होना चाहिए दोनों। ये सुटेबल तभी होगा, सुटेबल जबकि तुमको यहाँ पर क्या होना पड़ेगा कि इसमें दोनों मिक्स ना कर जाए, मिक्स कर जाए तो फिर अलग से हमको सेपरेट फिर कैसे करेंगे, उसके लिए फिर अलग से दिक्कत आ जाएगा। तो ये कंपोनेंट जैसे कि एनिलीन वाटर को लिए, एनिलीन के लिए सुटेबल होता है, एनिलीन जिसका फॉर्मूला होता है C6H5NH2, इसको हम लोग एनिलीन भी कहते हैं। तो एनिलीन के प्यूरिफिकेशन के लिए ये टेक्निक सुटेबल है, और भी चीज के लिए तो स्टीम के साथ इसको बॉयल करते हैं, जिसके क्या होगा, यहाँ पर जो कंपाउंड एनिलीन और वाटर का अलग अलग सॉल्यूशन बन जाएगा, यहाँ पर अलग अलग अपना लेयर पे जमा हो जाएगा, तो उसको फिर सेपरेटिंग फनल से क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर दीजिए सेपरेटिंग फनल यूज करके। तो क्या हुआ, स्टीम को इसमें मिक्स कर देते हैं, जिससे कि ये तुमको बिलो 100 डिग्री सेल्सियस ही वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, दोनों का कंपोनेंट के स्टीम प्लस इसका कंपोनेंट का वेपर प्रेशर का सम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होगा, उस पर बॉयल कर जाएगा और इस प्रकार से सेपरेट आउट हो जाएगा। ये तुम्हारा हो गया डिस्टिलेशन का डिस्क्रिप्शन। अब है तुमको एक एक्सट्रैक्शन का, जो हम लोग अभी तक तीसरा मेथड देख रहे थे, जिसमें कि 4 प्रोसेस थे इसका। डिस्टिलेशन में तुमको पहले हम लोग इसके पहले सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन और डिस्टिलेशन समाप्त हो गया। डिस्टिलेशन के 4 प्रोसेस थे, जिसमें कि सिंपल डिस्टिलेशन हो गया, दूसरा था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तीसरा हो गया डिस्टिलेशन अंडर रेड्यूस्ड प्रेशर, और चौथा हो गया तुमको स्टीम डिस्टिलेशन इसका पार्ट। तो डिस्टिलेशन तुम्हारा अब है जो कि हम लोग तीसरा कंपोनेंट पढ़ चुके। अब चौथा जो हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट हो गया तुमको सब्लिमेशन, दूसरा था क्रिस्टलाइजेशन और तीसरा डिस्टिलेशन। अब फोर्थ पढ़ेंगे हम लोग, दैट इज डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। तो डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन में ये भी सॉल्युबिलिटी पर ही आधारित है। ऐसा सॉल्वेंट जिसमें कि जो सॉल्वेंट हो, जिसमें कि तुमको अलग अलग कंपोनेंट जो हैं वह उसके जो इसी एक सॉल्वेंट में, जैसे कि वाटर के बजाय जैसे 2 सॉल्वेंट, अगर वाटर में सॉल्यूशन बनाए उसका, पहले से वो वाटर में सॉल्युबल है, और अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एक डालें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, तो उसका एक जब, तो ये जो है तुमको ऑर्गेनिक कंपाउंड में चले जाएंगे। वाटर के साथ जब मिक्सचर था तो वाटर में तुमको वो कंपाउंड को अलग करने में दिक्कत हो रहा था, तो उसको क्या कीजिए, पहले डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन यूज करके उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में उसको सॉल्युबल कर लीजिए। फोर्थ नंबर, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन इट इज यूज्ड
for the component more soluble in solvent, suitable solvent than another solvent। मतलब ये हुआ कि एक सॉल्वेंट जैसे वाटर है तो वाटर में वो कम सॉल्युबल है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अगर ज़्यादा सॉल्युबल है तो क्या होगा कि जैसे कि इसको जबकि हम लोग यहाँ पर डालेंगे तो ये जैसे पहले था ये जैसे स्टार्टिंग में जैसे यहाँ पर रहेगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ए जिसको सेपरेट करना है प्लस वाटर है, ये वाटर है। और इसके ऊपर में क्या डाल दीजिए, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ पर वाटर हो गया, यहाँ पर अब इसके ऊपर क्या डाल दिया गया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यहाँ डाल दीजिए। इट इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यहाँ पर डाल दीजिए। तो अब क्या होगा, इसके बाद जैसे जैसे ये होगा ना तो ये तुमको अगला पिक्चर में इसको अगर हम लोग बनाएं तो ये सिर्फ वाटर यहाँ पर रह जाएगा, ये वाटर बच जाएगा। और ये जो तुमको है जो ज़्यादा सॉल्युबल था इसमें, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जब इसको हिलाने के बाद जब फिर सेपरेट करेंगे तो ये तुमको चल जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड ए प्लस सॉल्वेंट। तो ये इस सॉल्वेंट प्लस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जिसको कह सकते हैं, जनरली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रहेगा। तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्वेंट था, इसको हिला दीजिए। इसको तो हिला देंगे तो क्या हो जाएगा, इसके बाद ये तुमको ऑटोमेटिक इसमें जाकर सेपरेट आउट हो जाएगा, इसमें आ जाएगा। और इसको नाउ द सेपरेट बाय, अभी भी है कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में है तो इसको सेपरेट बाय डिस्टिलेशन, सेपरेट बाय डिस्टिलेशन के द्वारा इसको क्या कर लीजिए, सेपरेट कर लीजिए। डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा इस दोनों को सेपरेट कीजिए। पहले देखो ये वाटर में था, जैसे इसका डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन का यही से पता चल रहा था तुमको, वाटर में पहले कंपोनेंट था, इसमें ऊपर से सॉल्वेंट डाले तो सॉल्वेंट डालने के बाद क्या हुआ कि ये तुमको कंपोनेंट कहाँ चला जाएगा, ये तुमको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में चला जाएगा। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को और इसको तुमको डिस्टिलेशन प्रोसेस से क्या कर लीजिए, सेपरेट कर लीजिए। और इस तरह से क्या जाएगा, फ्रैक्शन ये तुमको एक कंपाउंड में सुटेबल के बजाय दूसरा में ज्यादा सॉल्युबल होने पर ये तुमको प्रोसेस अपनाया जा सकता है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन का। ये फोर्थ था। फिफ्थ है तुमको जो क्या आजकल मॉडर्न टेक्निक है जिसको हम लोग क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ये तुमको सबसे सुटेबल टेक्निक माना जाता है आजकल, मॉडर्न टेक्नोलॉजी माना जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी हर कंपोनेंट अलग अलग हो जाता है और जाहिर है कि इसमें कोई भी लेस अमाउंट में भी इम्प्योरिटीज रहे तो वह भी अलग अलग और हर कंपाउंड का अपना अपना यूज है ही। तो इससे क्या होगा कि ये तुमको इसलिए बेहतर माना जाता है, इसमें कोई भी कंपोनेंट जो है ये सभी को सेपरेट आउट कर देता है। जैसे उसमें था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप अलग कर लिए, इम्प्योरिटीज में अभी भी इम्प्योरिटी में रह ही गया बहुत सा चीज, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन इसमें ज्यादा कंपोनेंट भी होंगे तो सब सेपरेट आउट हो जाते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। तो इसको देखते हैं 5वां नंबर में, क्रोमेटोग्राफी। तो ये जो तुमको क्रोमा मत मीन्स एक ग्रीक वर्ड है, क्रोमा मीन्स कलर। तो ये तुमको पहले जो है सबसे पहले इसका यूज किया गया था, जो प्लांट के जो डिफरेंट कलर्ड कंपोनेंट थे उसको सेपरेट आउट करने के लिए किया गया था, इसलिए इसका नाम क्रोमेटोग्राफी रखा गया। तो क्रोमेटोग्राफी में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है स्टेशनरी लेयर और एक होता है मोबाइल फेज। एक स्टेशनरी फेज और दूसरा होता है मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज सॉलिड या लिक्विड हो सकता है और दूसरा हो सकता है जो कि मोबाइल फेज होगा वह सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है। इट क्रोमेटोग्राफी हैज टू फेज, स्टेशनरी फेज जो कि स्थिर रहेगा, फिर स्टेशनरी फेज दैट इज सॉलिड और लिक्विड, ये दोनों में कोई हो सकता है, एंड मोबाइल फेज सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये दोनों हो सकता है।
तो मोबाइल फेज का जहां तक नाम से ही पता चलता है, स्टेशनरी फेज पर इसको क्या किया जाएगा, चलाया जाएगा, उसको मूव कराया जाएगा। द कंपाउंड, द ऑर्गेनिक मिक्सचर put in mobile phase and passes through the stationary phase। मतलब स्टेशनरी फेज के ऊपर इसको जो है क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो स्टेशनरी फेज मोबाइल फेज में डालिए और उसको स्टेशनरी फेज के ऊपर से पास कराइए। तो इसके आधार पर दो तरह के हम लोग क्रोमेटोग्राफी का यहां पे डिस्कस कर सकते हैं। दैट इज ए नंबर में हम लोग दे सकते हैं, दैट इज तुमको दो पार्ट में बटा हुआ है। एक जैसे एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का हम लोग चर्चा कर सकते हैं, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। तो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के नाम से होगा एक प्रोसेस आता है जिसको हम लोग एडजॉर्प्शन कहते हैं। एक दूसरा है तुमको जिसकी चर्चा करेंगे हम लोग, दैट इज करेंगे हम लोग एक तुमको पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी करेंगे। तो पहले हम लोग एडजॉर्प्शन कर लेते हैं। तो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के भी दो कंपोनेंट होते हैं। अब एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के दो कंपोनेंट होते हैं। एडजॉर्प्शन का पहले मतलब बता रहे थे। एडजॉर्प्शन होता है किसी चीज के सरफेस पर किसी को चिपका, जैसे हम लोग का रंग कलर जो करते हैं हम लोग दीवार वगैरह पे, तो हम लोग उसको उस पर एडजॉर्ब कराते हैं। और एब्जॉर्प्शन का मतलब अंदर जब प्रवेश कर जाए, दैट इज एब्जॉर्प्शन। यहां पे एडजॉर्प्शन का मतलब सरफेस पर ही रहना है, ऊपर। तो एक एडजॉर्बेंट होते हैं जो उसके सरफेस पर चिपक जाएगा कोई चीज, दैट इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट। और एक होता है एडजॉर्बेट जो चिपकता है, दैट इज एडजॉर्बेट। तो एडजॉर्बेंट के रूप में हम लोग यूज करते हैं एडजॉर्बेंट जिसके सरफेस पर चिपकेगा, एडजॉर्बेंट के रूप में सिलिका और एल्यूमिना जेल का प्रयोग करते हैं। सिलिका और एल्यूमिना जेल का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, सिलिका और एल्यूमिना जेल। तो ये तुमको एडजॉर्बेंट का काम करता है। इसके सरफेस पर आप क्या कर सकते हैं, एडजॉर्ब करा सकते हैं किसी को भी। तो एडजॉर्प्शन के जो टेक्निक होते हैं, और उस पर एडजॉर्प्शन के आधार पर जैसे दो टेक्निक इसके दिए गए हैं। एक है पहला, तुमको इसमें कह सकते हो, इसमें पहला हो गया तुमको कॉलम क्रोमेटोग्राफी, इसमें है एडजॉर्प्शन के अंतर्गत ये आएगा कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इसके भी दो कंपोनेंट हो गए, कॉलम क्रोमेटोग्राफी एक देखते हैं हम लोग पहले। तो इसमें दो फेज, मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज तो ये रहना ही है, और इसमें तुमको ये एडजॉर्प्शन पर बेस्ड होगा। तो इसको देखो क्या करते हैं, एक कॉलम में आप एडजॉर्बेंट को ले लीजिए, यहां पर क्या है, एक कॉलम बनाइए और इसमें यहाँ पर एक, यहाँ पे इसको फिक्स कर लेना है, और यहाँ पर एक ऊल टाइप का दे दीजिए, जो कि जैसे कि देखते हुए यहाँ पर एक पेस्ट यहाँ पर दे दीजिए, कॉटन ऊल ये सब, जिससे कि क्या हो तुमको इससे एडजॉर्बेंट नीचे ना गिर सके। और यहाँ पर क्या हो जाएगा तुमको, ये पहले यहाँ पे एडजॉर्बेंट डाल दीजिए इसमें कॉलम में, यहाँ पर एडजॉर्बेंट यहाँ पर डाल दीजिए, यहाँ पे एक लेयर बना दीजिए एडजॉर्बेंट का, और यहाँ पर डाल दीजिए जिससे कि एडजॉर्बेंट यहाँ से नीचे ना जा सके। ये ऊल वगैरह का है, या तुमको इस तरह का चीज़ डाल दीजिए जिससे कि नीचे नहीं गिरे, लेकिन लिक्विड वगैरह जा सके इससे नीचे। और यहाँ पर आ गया तुमको एडजॉर्बेंट है, यहाँ पर ये हो गया तुमको एडजॉर्बेंट इसमें डाल दिए। अब इसमें तुमको क्या करेंगे, यहाँ पर तुमको यहाँ पर ABC जो तुमको है, जिस कंपोनेंट को जिसको सेपरेट करना है, यहाँ पर रहेगा APC रहेगा, यहाँ पर ये A+B+C जो किसको हम लोग मिक्सचर को सेपरेट करना है, तो ये यहाँ रहेगा। दूसरा क्या होगा कि ये जो तुमको होगा, यहाँ पर से अब सॉल्वेंट यहाँ डालिए, इसमें सॉल्वेंट में डाल दीजिए इसको, यहाँ पे सॉल्वेंट इससे पास कराते जाइए। तो सॉल्वेंट यहाँ पर ये मोबाइल फेज ये हुआ, ये सॉल्वेंट मोबाइल फेज हुआ, ये मोबाइल फेज हुआ। और ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा जो कि ये जो हो गया स्टेशनरी फेज हुआ तुम्हारा, ये स्टेशनरी फेज। तो अब जबकि ये मिक्सचर को, ये सॉल्वेंट क्या करेगा, इस सॉल्वेंट को फिर नीचे कलेक्ट कर लेना है। इस सॉल्वेंट यहाँ से ये जो लिक्विड है ये नीचे यहाँ पे फॉल करेगा, तो इसको अपना यहाँ पे कलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पर जब कलेक्ट होगा तो ये सॉल्वेंट यहाँ पर आ जाएगा, जिससे कि यहाँ रिपीटेड कर सकें आप। तो सॉल्वेंट को यहाँ से क्या करेंगे, जब ये तुमको यहाँ पर रहेगा तो ये तुमको नीचे आते जाएगा, यहाँ पे गिरेगा इसमें अब इसको कलेक्ट करके फिर यहाँ पर डाल सकते हैं आप, सॉल्वेंट को रिपीट कर सकते हैं इसको।
तो ये क्या टेक्निक होगा समझ में आ रहा होगा। आप देखो जैसे क्या होगा कि यहाँ पर जब सॉल्वेंट को जब इसमें, जिसको हम लोग इल्यूएंट भी कहते हैं, सॉल्वेंट प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड को मिलके क्या कहेंगे, इल्यूएंट। तो ये तुमको इल्यूएंट जो हो गया A प्लस B प्लस C प्लस सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड इल्यूएंट। तो इल्यूएंट जो है तुमको वह किससे पास करेगा, एडजॉर्बेंट पे आएगा, और एडजॉर्बेंट पे जहां पर गिरेगा ये, तो एडजॉर्बेंट में तुमको जैसे एडजॉर्प्शन का जो एडजॉर्बेंट का काम होता है डिफरेंट कंपोनेंट को एडजॉर्ब करना, लेकिन उसकी एफिनिटी किसी कंपोनेंट के लिए ज्यादा होगी एडजॉर्प्शन की, किसी की कम होगी। मतलब जिसको ज्यादा फोर्स से खींचेगा वह ऊपर ही चिपक जाएगा यहाँ पे एडजॉर्बेंट के। एडजॉर्बेंट के अलग एडजॉर्बेंट पे बाद में क्या बना लेगा, ये अलग अलग लेयर बना लेगा। तो ये क्या करेगा यहाँ पर जैसे कि है, ये तुमको जैसे कि ये जो है तुमको आगे जाके ये क्या बन जाएगा, ये एडजॉर्बेंट पे अलग अलग क्या कर जाएंगे, यहाँ पर जो ऊल वगैरह है इसके ऊपर जो एडजॉर्बेंट पे ये अलग अलग लेयर में क्या हो जाएंगे, यहाँ पर जमा हो जाएंगे ये एडजॉर्बेंट पे। तो ये A अलग हो जाएगा, फिर B अलग हो जाएगा, यहाँ पर A अलग हो जाएगा, फिर B यहाँ आ जाएगा, अलग अलग डिस्टेंस मूव करके ये रुक जाएंगे ABC। और यहाँ पर तुमको क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे ये बार बार रिपीट करना पड़ सकता है, सॉल्वेंट को आप बार बार डालते रहिए, और एक प्रकार से ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे करके ये अलग अलग जगह पर ये एडजॉर्ब हो जाएगा, और इसके आधार पर सारे कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, फिर वहां से अलग आप हटा सकते हैं उसके सरफेस से। और ये जो है तुमको अलग अलग जगह पर ये एडजॉर्ब होगा, जिसके आधार पर उसको हम लोग कंपोनेंट को क्या होगा, सारे कंपोनेंट जितने भी है ABCD सब इसमें कॉलम में अलग अलग प्लेस पे जमा हो जाएंगे एडजॉर्प्शन के डिफरेंस के कारण। तो ये तुमको कहते हैं, ये तुम्हारा हो गया कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इसी का दूसरा टेक्निक है जिसको हम लोग कहते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इसी में कहते हैं हम लोग। कॉलम क्रोमेटोग्राफी का ही दूसरा नाम हो गया थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में क्या होगा, इसका जो है तुमको एक हम लोग लेते हैं ग्लास प्लेट लेंगे, ग्लास प्लेट पर स्प्रे कर दीजिए एडजॉर्बेंट। ये तुमको हो गया स्टेशनरी फेज, ये हो गया तुम्हारा ग्लास प्लेट पर। ये जो प्लेट हो गया जिसको ग्लास प्लेट, इसको हम लोग कहते हैं थिन लेयर TLC प्लेट भी कहेंगे, इसको क्या कहते हैं हम लोग TLC प्लेट और क्रोमा प्लेट। तो ये क्रोमा प्लेट ये स्टेशनरी फेज होगा, TLC मतलब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफिक प्लेट, TLC टी से हो गया थिन लेयर क्रोमेटोग्राफिक प्लेट, ये स्टेशनरी फेज हो गया। और मोबाइल फेज में इसमें क्या करना है, फिर से क्या करना है आपको, इल्यूएंट जो है तुमको एक सॉल्वेंट को क्या करना है, उस पर पास ऑन कराना है। इसको क्या करेंगे, इसको इस पे स्प्रे कर दिए पहले एक ग्लास प्लेट पर, जितना भी साइज का आपको डिफरेंट साइज का लेकर के उस पे एडजॉर्बेंट को उसको स्प्रे कर दीजिए, और उस प्लेट को एक ग्लास ट्यूब में इसको वर्टिकली क्या कर दीजिए, ढंग से रख दीजिए, वर्टिकली ग्लास प्लेट को रख दीजिए। ये TLC प्लेट हो गया, ये TLC प्लेट है तुम्हारा, और इसमें कोटेड एडजॉर्बेंट यहाँ पर रहेगा। TLC प्लेट में यहाँ पर क्या रहेगा, इस पर थोड़ा सा क्या रहेगा, स्प्रे किया हुआ क्या रहेगा, यहाँ पर स्प्रे किया हुआ एडजॉर्बेंट रहेगा, यहाँ पर एडजॉर्बेंट, ये स्टेशनरी फेज हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें तुमको जो है ये तुमको जो रहेगा यहाँ पर इसके नीचे जो है तुमको रहेगा ये इल्यूएंट है तुमको, सॉल्वेंट प्लस A प्लस B प्लस C, सॉल्वेंट प्लस A प्लस B प्लस C दैट इज इल्यूएंट। तो ये जो इल्यूएंट है ये धीरे धीरे इसमें राइज करेगा, ये तुमको राइज करेगा कंपोनेंट इस पे। तो अलग अलग कंपोनेंट जो है अलग अलग हाइट तक राइज करेगा। जो बेस लाइन है जहां से कि है, यहां से अलग अलग हाइट तक क्या करेगा, ये जहां तक भी रहे यहीं तक है, मान लेते हैं यहां तक है तुम्हारा, ये बेस लाइन हो गया, इसको कहेंगे हम लोग ये बेस लाइन हुआ। यहां से तुमको जितना कंपोनेंट अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग हाइट तक, ये अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग हाइट तक क्या करेंगे, रेज करेंगे, जो कि आपको हो सकता है कि दिख भी जाए, जो कि कलर्ड कंपोनेंट होंगे वो दिख जाएंगे यहाँ पर। लेकिन जो कलरलेस कंपोनेंट होते हैं तो उसको अल्ट्रावायलेट लाइट से देखना पड़ सकता है। कलर्ड कंपोनेंट ये सब जो है अलग अलग लेयर बना लेंगे, तो इसको हम लोग अलग अलग लेयर जो बनाते हैं इसको हम लोग रिटार्ड, तो अलग अलग दूरी कवर करेंगे सब कंपोनेंट, तो उसको हम लोग कहते हैं रिटार्डेशन फैक्टर एक डिफाइन करते हैं। ये सॉल्वेंट, ये इल्यूएंट जो है तुमको, इल्यूएंट जैसे है तुमको इल्यूएंट सॉल्वेंट प्लस A प्लस B प्लस C जो भी कंपोनेंट होंगे आपके इसमें होंगे, और A अलग जगह पे जमा होगा, B अलग जगह पे और C
अलग जगह पर। तो ये जो कंपोनेंट जिसका रिटार्डेशन फैक्टर कम होगा वो ज्यादा हाइट तक जाएगा टीएलसी प्लेट पे। जो ये मोबाइल फेज हो गया तुम्हारा, सॉल्वेंट प्लस इल्यूएंट, ये क्या होगा तुम्हारा मोबाइल फेज है, और ये स्टेशनरी फेज हुआ, 2 फेज हमेशा होगा। तो अलग अलग हाइट पर इसमें रेंज करेंगे। तो ये जो तुम्हारा हो गया इल्यूएंट जो तुम्हारा है, जिसमें इल्यूएंट कह सकते हैं, जिसमें कि अलग अलग राइट रिटार्डेशन फैक्टर एक डिफाइन करते हैं हम लोग, रिटार्डेशन फैक्टर आरएफ वैल्यू, रिटार्डेशन फैक्टर आरएफ वैल्यू, आरएफ इज इक्वल टू हो जाता है तुमको डिस्टेंस मूव्ड बाय कंपोनेंट बाय डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय सॉल्वेंट। ये दोनों को डिवाइड कर देंगे। जितना कोई कंपोनेंट का रिटार्डेशन फैक्टर निकालना हो तो कंपोनेंट जितना मूव किया डिवाइड कर देंगे बेस लाइन के ऊपर, और जितना मूव कौन किया तुमको, जितना मूव किया तुमको सॉल्वेंट, दोनों को डिवाइड कर दिए तो ये इसका रिटार्डेशन फैक्टर हो जाएगा। और एक बात कर रहे थे हम लोग, जो कि कंपोनेंट जो पार्ट की ये तो विजिबल जो होगा, तो विजिबल जैसे कि तुमको रहेगा जो कंपोनेंट, तो वो तो कलर्ड कंपोनेंट विजिबल होगा। पहले कलर्ड कंपोनेंट यहां दिख जाएंगे, कलर्ड कंपोनेंट तुमको यहां पर एबीसी में जो कलर्ड कंपोनेंट होंगे वो तुमको तो दिख जाएगा कहां तक गया है। लेकिन जो कंपोनेंट कलरलेस होंगे, कलरलेस कंपोनेंट को अल्ट्रावायलेट लाइट से देख सकते हैं, या दूसरा तरीका होता है अल्ट्रावायलेट लाइट पे कुछ आयोडीन का अगर क्रिस्टल उसमें डाल देते हैं तो आयोडीन जिसको एब्जॉर्ब करेगा वह ब्राउन कलर का हो जाएगा कंपोनेंट, तो वो उससे विजिबल हो सकता है। या तीसरा तरीका इसमें होता है कि जैसे कि तुमको नीन हाइड्रोजन सॉल्यूशन भी उसमें डाल देते हैं जिससे एमिनो एसिड को डिटेक्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग नीन हाइड्रोजन का जो है तुम एडजॉर्बेंट के ऊपर में नीन हाइड्रोजन का एक परत दे देते हैं, जिससे कि वह क्या हो जाएगा तुमको विजिबल हो जाएगा। तो एमिनो एसिड के लिए क्या याद रखेगा, नीन हाइड्रोजन। नीन हाइड्रोजन एमिनो एसिड के लिए क्या करते हैं, एडजॉर्बेंट के ऊपर में उसको स्प्रे कर दे, उसको डाल देते हैं, जिससे कि उसका परत एक चढ़ जाएगा और वहां पर वो तुमको एमिनो एसिड विजिबल हो जाएगा। क्योंकि कलर्ड कंपाउंड तो दिख जाएंगे ये टीएलसी प्लेट पे कहां गया है, लेकिन जो दूसरे कलरलेस कंपाउंड उसके लिए अल्ट्रावायलेट लाइट का प्रयोग कर सकते हैं उसको देखने के लिए, या उसमें अलग अलग तुमको जैसे कि बोले एमिनो एसिड के लिए एक नीन हाइड्रोजन सॉल्यूशन के आधार पर उसको हम लोग देख सकते हैं। दूसरा आयोडीन का जो आयोडीन एब्जॉर्ब करता होगा वो ब्राउन कलर का हो जाएगा, उस प्रकार से भी क्या करते हैं कंपोनेंट को हम लोग विजुलाइज कर सकते हैं। तो ये अलग अलग टेक्निक है इसको विजुलाइज करने के। क्या क्या हो गए, एक तो अल्ट्रावायलेट लाइट, ध्यान रखना है अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज कर सकते हैं। अल्ट्रावायलेट लाइट विजिबल अंडर अल्ट्रावायलेट लाइट, जो कि जनरल कलरलेस कंपोनेंट होंगे। आयोडीन के साथ तुमको जो कंपोनेंट एब्जॉर्ब होगा वो ब्राउन कलर दे देगा, कलर याद रखिए। दूसरा नीन हाइड्रोजन तुमको किस एमिनो एसिड के लिए नीन हाइड्रोजन, ये तुमको इस सब का प्रयोग करते हैं। ये 3 चीज आपको याद रखना है। तो ये तुम्हारा 3 हो गया। अब है इसके बाद जो तुम्हारा ये 3 लेयर क्रोमेटोग्राफी हो गया। अब है एक जो कि हम लोग का एडजॉर्प्शन का पहला टेक्निक था एडजॉर्प्शन का। दूसरा है तुमको जिसको हम लोग कहते हैं दूसरा जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो दूसरा जो कि तुम्हारा है सेकेंड नंबर क्रोमेटोग्राफी में हम लोग यूज कर सकते हैं, दैट इज क्रोमेटोग्राफी का तुमको पहला तो हो गया तुम्हें जो ए नंबर था तुम्हारा हो गया एडजॉर्प्शन का, ये डिस्कशन कर दिए। उसमें 2 पार्ट हो गए, एडजॉर्प्शन के हो गए कॉलम क्रोमेटोग्राफी और तुमको हो गए एक 3 लेयर क्रोमेटोग्राफी। और एक जो तुमको है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है तुमको कि पार्टीशन करते रहेंगे डिफरेंस स्टेशनरी फेज जो डिफरेंट कंपोनेंट हैं, स्टेशनरी और मोबाइल फेज में डिफरेंशियल पार्टीशन के आधार पर इसको सेपरेट कर लेंगे हम लोग। तो इसमें अलग अलग जगह पर क्रोमेटोग्राम बन जाएंगे इसके जो पार्टीशन में। तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी तुमको यूज करते हैं हम लोग, उसको में भी अलग अलग जगह पर तुमको क्या डिफरेंट कंपोनेंट जो है अलग अलग जगह पर उसका क्रोमेटोग्राम बन जाएगा, उसके आधार पर वो पार्टीशन हो जाएगा। तो ये दूसरा है तुमको पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी तो 2 फेज तो जाहिर है कि मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज तो यहां पर रहेगा ही हमेशा जब क्रोमेटोग्राफी है। तो इसमें तुमको जो है it is based on the differential
partition of component in stationary phase and mobile phase। इसके लिए क्या करते हैं, इसको डिफरेंट कंपोनेंट को हम लोग इसमें सेपरेट कर सकते हैं। तो इसके आधार पर, तो इसमें जैसे कि तुम्हारा है, इसका एक टेक्निक होता है, जैसे इसी में एक है पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। इसमें तुमको एक इसका टेक्निक है पेपर क्रोमेटोग्राफी, इसका नाम है पेपर क्रोमेटोग्राफी, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे इसी का पार्टीशन में। तो एक विशेष प्रकार का यह पेपर होता है जिसमें कि पेपर in which water is trapped, उसके बीच में वाटर ट्रैप्ड रहेगा। यही तुमको हो गया स्टेशनरी फेज हो गया, ये हो गया स्टेशनरी फेज ये काम करेगा। तो ये तुमको वाटर ट्रैप रहेगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टेशनरी फेज कहते हैं। ये जो क्रोमेटोग्राम में तुमको रहेगा, क्रोम इसमें रहेगा। और तुमको जैसे कि यहाँ पर है, जैसे कि इसका एक टेक्निक हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ से इसको जो है पेपर को जो है यहाँ पर से, जिसमें कि ये तुमको बीच में क्या रहेगा, ये तुमको ये सेपरेट इसे बीच में रहेगा, तुमको स्टेशनरी ये वाटर ट्रैप्ड रहेगा। इसमें वाटर ट्रैप्ड जो रहेगा, ये वाटर ट्रैप्ड स्टेशनरी फेज, वाटर ट्रैप्ड जो है, वाटर ट्रैप्ड। इसको जब हम लोग यहाँ पर जो कि इलिवेंट में यहाँ पर डालेंगे, तो इलिवेंट में जब डालेंगे यहाँ पर इलिवेंट, तो ये तुमको इलिवेंट है, तुमको इलिवेंट कंटेनिंग सॉल्वेंट प्लस A प्लस B प्लस C, जिसको सेपरेट आउट आपको करना है। तो ये तुमको इसमें रहेगा। तो इसको जो है ये तुमको ये मोबाइल फेज हो गया। ये अब क्या होगा, इसको जो है ये तुमको स्टेशनरी फेज पर ये अलग अलग जगह पर क्या होंगे, ये जमा होंगे और ये तुमको पार्टीशन हो जाएंगे इसमें जाके, जहां पर अलग अलग जगह पर ये क्रोमेटोग्राम फॉर्म करेंगे। क्रोमेटोग्राम ये फॉर्म करेंगे इलिवेंट यहाँ पर, और ये तुमको इस स्टेशनरी फेज में ये कैपिलरी एक्शन के कारण ये तुमको राइजेज मतलब इलिवेंट राइजेज अप ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। जैसे देखते होगे कि बाती वगैरह में तुम देखते होगे कैपिलरी एक्शन, उसमें क्या होता है, तुमको तेल जो है तुमको, जैसे कि हम लोग जो लालटेन वगैरह में यूज करते हैं, तो वो भी कैपिलरी एक्शन कारण ही क्या करता है, राइज करता है तुमको नीचे से, क्या देता है, जैसे कि ऊपर की ओर राइज करेगा। जैसे कि प्लांट में जाते हैं तो उसी एक्शन के कारण ये उसके तरफ ये भी क्या करेगा, जो तुम्हारा है इसमें जो है क्रोमेटो, जहां पर अलग अलग जगह पर ये जमा हो जाएंगे और ये क्या क्रिएट करेगा, पार्टीशन करेगा। दोनों स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज में पार्टीशन हो जाएगा और ये क्रोमेटोग्राम फॉर्म करता है अलग अलग जगह। इसको एक टर्म यूज करते हैं हम लोग, जहां जहां जमा होगा उसको हम लोग कहते हैं क्रोमेटोग्राम फॉर्म करेगा और इस प्रकार से अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग जगह पर सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो ये तुम्हारा था क्रोमेटोग्राफी का मतलब टेक्निक। तो हम लोग जो इसमें इस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया कि तुमको किस प्रकार से ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग प्यूरिफाई कर सकते हैं। उसमें फिर से एक बार रिपीट कर दें तो पहला मेथड था हमारा जो कि सब्लिमेशन। तो जो कंपोनेंट की सॉलिड चिप जो कि तुमको बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए गैस में बदल जाते हैं, उसको सेपरेट करने के लिए हम लोग सब्लिमेशन का यूज कर सकते हैं। दूसरा था हमको क्रिस्टलाइजेशन। अगर एक सॉल्वेंट में कोई एक कंपोनेंट ज्यादा सॉल्युबल है और एक कम सॉल्युबल है, तो उसके डिफरेंस के सॉल्युबिलिटी के बेस में अगर डिफरेंस हो तो उसके आधार पर क्या कर सकते हैं, उसको क्रिस्टलाइजेशन मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको सेपरेट कर सकते हैं। सॉल्वेंट में डाले जिससे कि एक कंपोनेंट जो है तुमको जबकि तुमको गर्म करेंगे तो सब सॉल्युबल हो गया, फिर उसको ठंडा जब करने लेंगे, जब कूल करेंगे तो जो लेस सॉल्युबल कंपोनेंट है वो जब पहले क्रिस्टल बन जाएगा उसको फिल्टर आउट करते जाइए और इस प्रकार से दोनों कंपोनेंट अलग अलग हो जाएंगे। तीसरा था जो कि डिस्टिलेशन, जो लिक्विड जो उसके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो, उसको बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस के आधार पर उसको हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो उसको एक राउंड बॉटम फ्लास्क में उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट होंगे उसको हम लोग कलेक्ट कर लेंगे और तो लेस वोलेटाइल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, उसका उसमें बच जाएंगे और मोर वोलेटाइल कंपोनेंट सेपरेट आउट हो जाएंगे, दोनों अलग अलग।
उसको फिर ठंडा करके उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें दिक्कत ये आएगा कि तुमको फिर आगे जो है ये बहुत स्लो हो जाता है, तो उसके लिए हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी कॉलम का यूज करते हैं, जिससे कि हम लोग सब सेपरेट आउट, सब कंपोनेंट को अलग अलग जगह पर हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं, जो कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री में इसको हम लोग बहुत ही मेजर रिफाइनरीज में इसका प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है हर जगह, जिससे कि एलपीजी गैस, केरोसिन ऑयल, डीजल, पेट्रोल ये सब सेपरेट आउट होते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। दूसरा है तुमको जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है जिस लिक्विड का, या जो लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट के पहले डिकम्पोज होता है, दैट इज उसके लिए यूज करते हैं लोग डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। उसको कम प्रेशर पे कीजिए तो वह तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड प्रेशर में अगर उसको वह वैक्यूम पंप से उसमें से एयर निकाल लें तो वो तुमको क्या हो जाएगा, कम प्रेशर हो जाएगा, तो वो बॉयल भी जल्दी कर जाएगा और इस प्रकार से आप उसको फिर से स्टीम डिस्टिलेशन करके आप सेपरेट कर सकते हैं। तो अगर इसी का दूसरा टेक्निक है स्टीम डिस्टिलेशन, स्टीम के साथ उसको बॉयल करते हैं, तो जो चीज़ की स्टीम के मतलब वाटर के साथ इमिक्सिबल हो उसके लिए इसका यूज कर सकते हैं। तो स्टीम को उसको मिक्स कर देंगे और उसके बाद उसका कम बॉयल टेम्परेचर पर ही बॉयल कर जाएगा और इस प्रकार से उनको जो है स्टीम और जब कंडेंस होगा तो वाटर और वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का अलग अलग लेयर बन जाएंगे, तो टेप सेपरेटिंग फर्न से उसको अलग कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी थे तुमको, जिसमें कि तुमको दो फेज होता है, स्टेशनरी फेज जो कि स्थिर रहेगा और उस पर मोबाइल एक चला फेज रहेगा, जिसमें कि तुमको अलग अलग कंपोनेंट जैसे एडजॉर्प्शन है, तो एडजॉर्प्शन टेक्निक में दो टेक्निक थे तुमको, कॉलम क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, और तुमको जिसमें कि एडजॉर्प्शन के आधार पर ये सेपरेट हो जाते हैं। और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में था अलग अलग पार्टीशन हो जाएंगे, कैपिलरी एक्शन के कारण क्या हो जाएंगे, वो राइज करते हैं और इस प्रकार से वो अलग अलग जगह पर जो है तुमको जो पेपर क्रोमेटोग्राफी इसका एक टाइप है, जिसमें कि पेपर के बीच में तुमको वाटर ट्रैप रहता है जो स्टेशनरी फेज का काम करेगा, और तुमको जो कि एक सॉल्वेंट रहेगा जो नीचे जो, और उसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जिसको एलिमेंट रहेगा, जिसको जो कि उसमें राइज कैपिलरी एक्शन कारण ऊपर राइज करेगा और इस प्रकार अलग अलग जगह पे पार्टीशन हो जाएगा। तो ये तुम्हारा डिफरेंट टेक्निक्स थे जो कि क्रोमेटोग्राफी के, और ये सारे जो प्यूरिफिकेशन के तुम्हारे जो लेक्चर है ये समाप्त हो गए। और इसको तुम जो क्वेश्चन वगैरह जो तुम्हारा है एनसीईआरटी बुक में भी दो क्वेश्चन दिया हुआ उसको भी सॉल्व कर सकते हो, और जहाँ भी दिक्कत हो रहा है किसी भी पॉइंट को समझने के लिए राइफल ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो। और जो भी तुमको प्रॉब्लम हो, किसी भी टॉपिक को समझने में दिक्कत हो रहा है, ऑर्गेनिक को हो या केमिस्ट्री का कोई भी पोर्शन हो, पहले भी जो पढ़ाई किए होगे, या सारे के वीडियो भी अपलोड है राइफल ऐप पर, या हमसे कंटेक्ट कर, कोई भी दिक्कत हो रहा है, कोई प्रॉब्लम बनाने में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, तो हमसे संपर्क करके टाइम लेकर के तुम अपना जो है पढ़ाई जारी कर सकते हो आगे। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहा है।